हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नीट कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज। इससे पहले कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में आगे चलते हैं, मैं चाहता था ऑन अ स्टैंड ऑफ सम इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों से 2 मिनट की बात कर लूं, एंड देन वी गो ऑन एंड शूट ऑन टू सम गुड एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, गुड एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पर्टिकुलरली। जो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज होती है ना, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग को कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, कॉन्सेप्ट्स तुम लोग को आते होते हैं। तुमने कई चीजें क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, कई चीजें अपने जर्नल्स में, रजिस्टर्स में पढ़ी हुई हैं, लिखे हुए नोट्स भी बनाए हुए हैं। लेकिन समवेयर कहाँ जो गैप होता है, वो गैप ये होता है कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो उसके बीच में जो मिसिंग लिंक्स होते हैं, उस वजह से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता। what we are going to do here in terms of discussing these concepts is just trying to fill up those gaps, right? कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज को पूरा देखना, उसको जितने जितने जो भी पोर्शंस आते हैं, वो जैसे केमिस्ट्री के अलग अलग पोर्शंस में से मैंने कुछ ऐसी चीजें उठाई हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देर लीव अ रिमार्केबल इम्पैक्ट ऑन योर प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग। जो समझा होता है वो और अच्छे से समझ में आ जाता है, तो उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा वैसा बेनिफिट नहीं, क्योंकि वो बेनिफिट तो रिसर्च लेवल पे होगा, लेकिन उतना बेनिफिट आपको नीट में हो जाता है कि क्वेश्चंस का आंसर जो ओरिजिनली शायद तुम सही देने वाले हो, लेकिन अब जब तुम उसको सही दोगे, that will be much faster, it will be much swifter, you will be more clear. And the main advantage of the concept booster is कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल चॉइसेस सही आंसर नहीं लगेंगे। तुम्हें पता है कि नीट के अंदर देयर इज ओनली सिंगल आंसर करेक्ट, एंड वो सिंगल आंसर करेक्ट ही हमें अलग दिखता है। कभी कभी हमें दो दो आंसर सही, तीन तीन आंसर सही भी दिखाई दे रहे थे, बट वो सारा कुछ सिर्फ इस वजह से ही होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर एक छोटा सा लैक्यूना होता है, जहां पर हमारे वो कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए नहीं होते। दूसरा, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए एम्पल प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस इज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड इन नीट। ये बात समझ लो, नीट इज ऑल अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, कितने अच्छे से तुमने उन क्वेश्चंस को किया है और कितनी जल्दी किया है। तो हमारे यहाँ पे कई ये चीज़ें, कई कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत जल्दी 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 अगर करेंगे तो कई क्वेश्चंस तो हम बीच में रफा दफा कर देते हैं। लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल रीड, स्पेशली इन द एरिया ऑफ बायोलॉजी, जहाँ पर आप पढ़ के बोलोगे हाँ हाँ मुझे इसका आंसर आता है, हाँ भाई मेरे को पता है इसका आंसर क्या है, लेकिन इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड यू डोंट नो द आंसर properly and you don't know why that is the answer. So biology may be very commonly notice कि most of the students find multiple answers to be correct. So that's one place जहाँ पर concept booster series आपको बहुत ज़्यादा help कर देती है कि हमको multiple answer correct दिखाई नहीं देते। मैं ऐसा नहीं बोलता कि बायोलॉजी में हर क्वेश्चन में ऐसा है, लेकिन माई व्यू पॉइंट इन दिस इज कमिंग फ्रॉम मोर देन 2.5 decades ऑफ एक्सपीरियंस। सो शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। पॉइंट वन। पॉइंट टू, एज फार एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर कंसर्न, जो न्यूमेरिकल साइंसेज हैं जहाँ पर प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, आपने कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा, उसका आंसर निकाल लिया, एंड बाय वर्च्यू ऑफ द क्लॉक दैट इज स्टैंडिंग ऑन द वॉल, यू टुक सम 5 minutes टू सॉल्व इट। अब अगर आप उसको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, क्योंकि क्या नीट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट्स चाहिए होंगे? मे बी यस 11th स्टैंडर्ड में, हाँ, लेकिन जब तुम 12th पास में हो या 12th में हो, व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द कमिंग नीट, मेरे को नहीं लगता उसका कुछ बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है या बहुत ज़्यादा मतलब बनता है बहुत लंबे टाइम में सॉल्व करने में। तो ऐसा नहीं है कि उसका आंसर ठीक नहीं है, आंसर ठीक ही आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या उस क्वेश्चन को हम लोग 1.5 मिनट्स तक या 2 मिनट्स तक कंडेंस कर सकते हैं, या फिर उसको 1 मिनट तक कंडेंस कर सकते हैं? सो जो मेथड ऑफ बैक सॉल्विंग है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, मेथड ऑफ पुटिंग द डेटा है, मेथड ऑफ गेसिंग है, समटाइम्स द गेस इज इंटेलिजेंट और इट इज बेस्ड ऑन अ लिंक विद अदर क्वेश्चंस जो आपने कहीं और पढ़े हो। हम लोग कई जगहों पर इस तरह के जो सैंपल्स हैं क्वेश्चंस के, मैं आगे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर मैं उसको ले लूंगा, ठीक है, ताकि यू आर एग्जैक्टली ऑन द राइट पाथ, राइट। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज is important from a several different standpoint, but at the same time the concept booster does not cover the entire syllabus, right? So उसको ऐसे नहीं सोचना कि वो पूरा सिलेबस 2 years का सिलेबस कवर कर देगी, लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ बीच बीच में हमारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर लैक्यूना आते हैं, हम उन लैक्यूना को फिल अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। दैट्स our commitment for as far as NEET is concerned, right? So wish you all the best for this concept booster series. I hope to
see a lot of you people who are aspirants and prospective aspirants for clearing NEET 2024, coming in for concept booster series and taking full advantage of what is being taught to you here, right? The first lacuna or the topic which I'm going to pick up here is on electrophilic addition mechanism. अगर आप पिछले नीट के एग्जाम्स देखोगे 10 साल 12 साल के, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज समवेयर मार्कोनिकॉफ एडिशन, जो आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा होगा। मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें, क्योंकि इसमें कई वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स हैं जो कि फुलफिल होते हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मेथड। मैं इसमें सब सिंपल एक एग्जांपल लेकर के चलूंगा पहले। तो पहला सवाल ये है, मैंने इसमें आइसोब्यूटीन लिया है, 2 मिथाइल प्रोपीन, राइट? और उसमें मैंने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H plus ion concentration from HCl will be very large. Cl minus ion is a very weak nucleophile, so initially वो उतना रिएक्टिव नहीं होता कि वो रिएक्शन को इनिशिएट कर सके, राइट? क्लोराइड आयन इज अ वेरी वीक कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी नहीं है। सो द प्राइमरी अटैक और जो प्रिलिमिनरी अटैक होता है वो H plus आयन के थ्रू ही प्रोपेल होता है। दूसरा, जो Cl minus आयन है, दैट विल बी रिपेल्ड बाय दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। This is a weakly held pi electron cloud by sideways overlap or lateral overlap of p orbitals. तो इसकी अट्रैक्शन, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अट्रैक्शन H प्लस आयन के लिए है। तीसरा, ये पाई बॉन्ड अगर इस H प्लस आयन पे अटैक करता है, जो कि एक नेगेटिव क्लाउड है, वो एक पॉजिटिव आयन पे अटैक करता है, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। सो ब्रेक अ पाई बॉन्ड, मेक अ सिग्मा बॉन्ड। सुनने में भी, मेरे हिसाब से, दिमाग से भी सुनने में भी, थर्मोडायनेमिकली इट इज अपीयरिंग टू बी फीजिबल। बाकी हम देख लेंगे ये एडिशन रिएक्शंस लोअर टेम्परेचर पर फेवर होते हैं, ऐसा ये मेरा तुमसे क्वेश्चन भी है, तुम मुझे बताओगे कि ऐसा क्यों होता है, राइट? अगर मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ के एक सिग्मा बॉन्ड बनाऊं, सो द अटैक इज एग्जिबिटेड और इट इज शोन बाय सच एन एरो। ऐसा एरो दिखाते हैं, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अटैक्स द H प्लस आयन, डोनर टू एक्सेप्टर, ये एरो बनता है। और इसमें अगर ये लोग बताते हैं कि कुछ में हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, बहुत खुशी की बात है। तो इसमें हम, ये तो हुआ ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। इस तरह का एक पाई कॉम्प्लेक्स, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाए, मतलब कि ये पाई बॉन्ड कुछ आधा टूटा है, आधा नहीं टूटा। यहाँ पर बॉन्ड कुछ आधा बना है, कुछ आधा नहीं बना। यहाँ पर बॉन्ड कुछ आधा बना, आधा नहीं बना। मतलब इस कॉम्प्लेक्स को हम एक एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जहाँ पे पाई बॉन्ड्स कुछ आधे बने, आधे नहीं बने। बट यू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इज हाइपोथेटिकल, इट इज इमेजिनरी। तो हम इसे काइनेटिक्स के अंदर एक रेट लिमिटिंग स्टेप में या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एज सच वैसे नहीं काउंट करते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन होती है वो स्टेप में काउंट नहीं होती, ठीक है? तो बेस लाइन है यहां पर। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में मुझे छोटा सा एक एनालिसिस करना है, आई जस्ट वांट टू डू अ स्मॉल एनालिसिस ऑन दिस। क्या ये कॉम्प्लेक्स जैसा मुझे दिखता है वैसा ही है, कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ रिसर्च है या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग है? मेरे हिसाब से, मैं सिर्फ अगर इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा प्रिलिमिनरी फॉर्म में डिस्क्राइब कर दूं, तो मैं एक स्टेटमेंट दूंगा और तुम मुझे बताओगे कि क्या वो स्टेटमेंट अपील करती है। मेरे हिसाब से जब ये पाई कॉम्प्लेक्स बना होगा या पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉम्प्लेक्स बना होगा, वो कॉम्प्लेक्स इस साइड पर ज्यादा टूटा हुआ होगा, उस साइड पर उतना नहीं। इस साइड पे कॉम्प्लेक्स ज्यादा टूटा होगा, ऐसे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों साइड पर यूनिफॉर्म नहीं होगी। तुम्हें पता क्यों? इसके ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर का ये पॉजिटिव चार्ज खत्म। जो चार्ज है वो दोनों कार्बन्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अनइक्वली। We know that a cation which is formed on a tertiary location, on a 3-degree location, will be more stable as compared to a cation which is formed on a 1-degree location. लेकिन मैंने अभी कार्बोकैटायन बनाया नहीं है। कोई भी इनिशियल अटैक जो होता है वो हमेशा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही चलता है।
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर इस साइड पर मैंने कोई कटायन बनाया तो क्या उस कटायन का स्टेबिलिटी कांस्टेंट इतना है कि वो हेक्सेन सॉल्वेंट में या एसीटोन सॉल्वेंट में या मीथेनॉल सॉल्वेंट में या वाटर में फॉर दैट मैटर या डाइथाइल ईथर में क्या उसके एग्जिस्टेंस टाइम है 20 डिग्री सेल्सियस पर। अगर उसका एग्जिस्टेंस टाइम होगा तब तो हम वो कटायन की फॉर्मेशन करेंगे। उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है, उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है, अगर उसकी वैल्यू इतनी हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि वो 10⁻⁻², ताकि 10⁻³ तक भी हो, कि उसकी एग्जिस्टेंस कुछ 0.1 सेकेंड 0.2 सेकेंड तक की एग्जिस्टेंस हो, तब तो हम उसका टाइम को बनाएंगे। लेकिन सपोजिंग किसी का स्टेबिलिटी कांस्टेंट 10⁻11 हो, एग्जिस्टेंस टाइम से 1/100 है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस कार्बोकटाइन को अनस्टेबल कटाइन बोलते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम योर स्कूल स्टडीज दैट अ 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज वेरी स्टेबल। तो मैं चाहूं तो इसको अब एक 3 डिग्री कटाइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, इस तरीके से इसको बना सकता हूं। अब ये जो लोकेशन है, ये एक 3 डिग्री लोकेशन है, ये एक टर्शरी लोकेशन है। तो 3 डिग्री कटाइन जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हो, कार्बोकटाइन बनाते हो, तो कार्बोकटाइन हर बार बनाते नहीं है, बनता है, या फिर अगर उसका टाइम की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा ना हो तो आप उसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ही शो करो। डोंट ओपन अप। जैसे मान लो कि तुमने रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड में किया, तो आप उसको पूरा खोल के उसका कटायन मत बनाओ, उसको एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में शो कर दो और ये दिखा दो कि दोनों साइड पर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। जिस साइड पर कटायन ज्यादा स्टेबल होगा उस साइड से वो पाई कॉम्प्लेक्स ज्यादा टूटा हुआ होगा, वो ज्यादा मतलब प्रॉपरली डेंस क्लाउड नहीं होगा उस साइड पर, तो वो डेफिशिएंट क्लाउड होगा। हाँ, अगर वो स्टाइरीन हो जहां पे बेंजाइलिक कटायन बनता है, या फिर आइसोब्यूटीन हो जहां आप 3 डिग्री कटायन बनाते हो, तो ऐसे में, क्योंकि आपने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है कि बेंजाइलिक कार्बोकटायन है, 3 डिग्री कार्बोकटायंस आर वेरी स्टेबल, सो आप बना लो ऐसे में वो बताओ। तो इफेक्टिवली जब हम लोग इस रिएक्शन को डिस्प्ले करते हैं तो H प्लस आयन के एडिशन करके हम लोग सीधे एक 3 डिग्री कटायन बनाएंगे और उस पे Cl माइनस आयन का अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। मेरा इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये है, दिस वॉज अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक है, तो इस मैकेनिज्म को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पर, इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल रहे हैं। लेकिन दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी तो किया था, ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल भी तो अटैक किया था इस पे। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी तो है, तो फिर हम इस मैकेनिज्म को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म क्यों बुला रहे हैं? एक एल्कीन के ऊपर मैंने हैलो एसिड एडिशन किया है, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड किया, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड किया, लेकिन नाम उस मैकेनिज्म का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ऑर्गेनिक में हर मैकेनिज्म का नाम उसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे पड़ता है। जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जो स्लोएस्ट है उस रिएक्शन मैकेनिज्म में, उस पर उसका नाम पड़ता है। सो इफेक्टिवली एन इंटरेक्शन बिटवीन अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड and an H plus ion is not very strong because the pi electron cloud is not a dense localized charge. वो तो सिर्फ दो कार्बन्स के बीच में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो उस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है वो थोड़ी फैली हुई है दो कार्बन्स के ऊपर, लोकलाइज क्लाउड नहीं है। तो H प्लस आयन के लिए उसकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है। सो कोई स्टेप स्लो है और दूसरा स्टेप फास्ट है, इसका डिटर्मिनेशन भी कर सकते हो मैकेनिज्म को देख के। खुद सोचो, प्लस और माइनस के बीच की जो इंटरेक्शन है, प्लस और माइनस के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो तो ज्यादा ही होंगी एज कंपेयर टू एन अट्रैक्शन बिटवीन अ पाई क्लाउड एंड एन H प्लस आयन। तो पाई क्लाउड और H प्लस आयन के बीच में उतनी अट्रैक्शन नहीं होती हैं जितनी कि प्लस और माइनस के बीच में होती है। समझ में आया बेटा? तो ये मैकेनिस्टिकली जब आप उस चीज को करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्कोनिकॉफ एडिशन, वो कहते दी नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम bonds to the carbon where there are less number of hydrogens. तो less number of hydrogens इस पे है, so the negative part bonds to the carbon which has got less number of hydrogens. So वो ठीक है, लेकिन उसका जो डायनामिक्स है, जो उसकी मैकेनिक्स है, वो इस रूट से चलेगी। यहाँ पर अट्रैक्शंस फास्ट होगी, ज्यादा होंगी, तो आप इसे फास्ट स्टेप लिख सकते हो। और यहाँ पर ऑफ कोर्स जो इंटरेक्शन है वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में है, तो
this step, electrophilic addition mechanism, is called so because the step of addition of the electrophile is slowest, and this is also called the rate determining step. उसे RD step करके लिख सकते हो आप, रेट लिमिटिंग स्टेप लिख दो, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप लिख दो, जो भी लिख दो। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के ऊपर। होप यू गॉट some understanding of what I said here, right? Thank you very much.